आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। वक्त प्राइम डिबेट का और बात बिहार चुनाव की, जिसके ऐलान के बाद आज रैलियों का शुक्रवार रहा। इधर मिथिलांचल की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी शंखनाद किया, तो वहीं सिवान में अमित शाह ने एनडीए का मोर्चा संभाल लिया। महागठबंधन में तेजस्वी के चेहरे पर चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद आज समस्तीपुर में तेजस्वी यादव की पहली रैली बेहद दमदार रही। 243 सीटों पर फाइट के लिए वार पलटवार और सत्ता की चाबी के लिए इस महालड़ाई महामुकाबले में एक और जहां जंगलराज बनाम सुशासन के मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया जा रहा, तो वहीं भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के गांव से प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी शंखनाद पिछड़े वर्ग को साधने की बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार में प्रधानमंत्री के प्रचार का शंखनाद क्या मोदी मैजिक बनाएगा एनडीए का काम, इस पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले सुनिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से बिहार की धरती पर भरी हुंकार। इस बार बिहार में भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। इन चुनावों में बिहार एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश देगा। क्यों? लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बज चुका है। पूरा बिहार कह रहा है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार। जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। अच्छा, आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? इस महागठबंधन में, महागठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। आरजेडी कांग्रेस तो खुद ही अपने आप में एक समस्या है। इनके पास बिहार की समस्याओं का न कभी समाधान था और न कभी होगा। ये संवेदनहीन लोग हैं। ये वो लोग हैं जो बाढ़ आने पर भी गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। और आप भी जानते हैं, विकास के लिए सबसे जरूरी है कानून व्यवस्था। जहां आरजेडी जैसे दल हो, वहां कानून व्यवस्था हो ही नहीं सकती। आरजेडी के शासन में यहां रंगदारी, हत्या, फिरौती, अपहरण ये एक उद्योग के रूप में फले फूले। आरजेडी के जंगल राज ने बिहार की कई पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। इसी शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से फिर से एक बार लालू ने खुद टिकट देने का काम किया है। मगर मैं सिवान वालों को कहने आया हूं, अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है। 100 शहाबुद्दीन आ जाए, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। राहुल बाबा कहते हैं कि घुसपैठियों को बिहार में रहने दो। सिवान वालों, मुझे बताओ, ये घुसपैठियों को बिहार से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? मतदाता सूची में घुसपैठिए होने चाहिए क्या? जोर से बोलो, होने चाहिए क्या? मैं आपको वादा करता हूं, अभी तो चुनाव आयोग ने एसआईआर किया है, फिर से एक बार एनडीए सरकार ला दो। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। जंगल राज की समाप्ति
ये नीतीश कुमार की देन है। नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार को जंगल राज से मुक्त करा और हम ये चुनाव भी 20 साल के बाद भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। नीतीश बाबू के नेतृत्व में। अरे मोदी जी फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला बिहार, देखो हम बिहारी हैं, हम लोग डराए वाला नहीं है, बाहरी से डराए वाला है। अरे जब लालू जी मोदी जी से नहीं डराए तो लालू जी को लड़का डरा जाएगा। अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? यही बगल में एक 11 साल 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसको अस्पताल ले गया गया, पीएमसीएच बेड नहीं मिला, 4 घंटे तक मर गई बेचारी। यही है विकास, यही है सुशासन। कोई आंसू पोंछने आया? आपने मुख्यमंत्री जी को कितना बार देखा है? आप सब लोगों को पता है, जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। और आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि तेजस्वी अगर सीएम बनेगा तो बिहार के लोग भी सीएम बनेंगे, यानी चिंता मुक्त बनाएंगे हम। और यही नहीं बल्कि अपराध भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को बनाना है। तो बिहार में चुनाव से पहले आज रैलियों का शुक्रवार रहा। चुनावी शंखनाद एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आज पीएम मोदी मिथिलांचल से उन्होंने चुनावी हुंकार भरी और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। साथ ही सभी से मोबाइल की टॉर्च को ऑन करवाकर प्रधानमंत्री मोदी ने ये सवाल तक किया कि अगर सबके हाथ में लाइट है तो लालटेन का क्या काम है। साफ तौर पर तंज कसते हुए आरजेडी के ऊपर और लोगों तक, जनता तक ये मैसेज पहुंचाते हुए कि हमारी जो सुशासन की सरकार है वो लगातार विकास के लिए काम कर रही है। और अब ये तस्वीर भी देखिए, बेहद खास ये तस्वीर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि सीधे जननायक कर्पूरी ठाकुर, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के गांव पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। उन्हें माल्यार्पण किया, नमन किया और वहीं से अपना चुनावी शंखनाद किया। तो बिहार में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है और उससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर थे, जहां पर बेगूसराय में उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह भी आज सिवान की धरती से उन्होंने भी हुंकार भरी। कुल मिलाकर एनडीए के खेमे को मजबूती देने का काम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस चुनावी शंखनाद ने किया है। तो वहीं दूसरी तरफ आज से विपक्ष की भी रैलियों का आगाज हो चुका है। तेजस्वी यादव भी आज दमदार जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए अपने अंदाज में और जंगल राज पर लड़ाई जो है वो एक बार फिर देखने को मिल रही है। हमारे साथ चर्चा के लिए तमाम मेहमान जो हैं वो स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे तारुफ करा दें अपने खास मेहमानों का। रवि प्रताप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से, साथ ही साथ हमारे साथ सुनील जी मौजूद हैं, सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। विवेक श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी खास मेहमानों का। सबसे पहले और शुरुआत सुनील त्रिपाठी जी आप ही के साथ करना चाहूंगी मैं। आज जो तस्वीरें बिहार से निकलकर सामने आई, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से आज चुनावी शंखनाद किया, कर्पूरी ठाकुर की भूमि पर पहुंचे, वो उनके गाँव पहुंचे, वहां पर उनको नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद अपना चुनावी प्रचार उसका बिगुल फूंका प्रधानमंत्री मोदी ने। क्या लगता है, क्या इस बार एक बार फिर बिहार की धरती पर मोदी मैजिक चलेगा या फिर जैसा कि ये कई सालों से माना जा रहा है बीते कि पीएम मोदी का जो मैजिक है वो कुछ धुंधला पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए जिसकी सरकार जहां होती है कुछ उसका प्रभाव तो कम हो जाता है, मैं भी मानता हूं, क्योंकि सारे लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करना किसी सरकार के बूते की बात नहीं है। लेकिन
मैंने ये भी देखा है, आप ही इसी चैनल पे हम लोग डिबेट कर रहे थे पिछले चुनाव में, अच्छे अच्छे लोग कह रहे थे, यहाँ तक राजनीति विश्लेषक भी कह रहे थे कि बिहार में भाजपा साफ हो जाएगी, और ऐसा लग भी रहा था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ भी दौरा किया पिछली बार, और ऐसा चुनाव का रुख बदला कि भाजपा अच्छी स्थिति में वहाँ उत्पन्न हुई। नरेंद्र मोदी जी भले ही मैं कहता हूँ अगर झूठ भी कह रहे हों, लेकिन जनता उनकी बात को बहुत प्यार से सुनती है, समझती है और उनके साथ रहती है। अगर अतीत की हम बात करें तो नरेंद्र मोदी जी की एक आवाज़ पर पूरे देश ने ताली और थाली बजाई। मेरी जानकारी में 30-32 साल पत्रकारिता में कोई नेता ऐसा नहीं रहा हो जिसकी एक आवाज़ पर ताली थाली बजी हो। बिल्कुल। हाँ, मैं एक चर्चा जरूर करना चाह रहा हूँ फिर इस डिबेट में, हालांकि उससे मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की भी मैंने एक घोषणा देखी, उन्होंने आह्वान किया अपने कार्यकर्ताओं का, तो लग रहा था उत्तर प्रदेश में आज कोई सड़क पे आदमी दिख नहीं रहा है। दो ही नेता हमको आज तक दिखाई पड़े हैं अपनी पत्रकारिता के जीवन में जिनकी एक आवाज पर ये देश की जनता उनके कंधे में कंधा मिला खड़ी रही। दूसरी बात, बिहार चुनाव में देखिए अभी भी आपसी विपक्ष में आपसी फूट प्रखर करके दिखाई पड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी को इसी फायदा मिलता है। तीजी, आप जब किसी युद्ध में आपस में ही लड़ाई करेंगे, मतभेद मनभेद होगा, तो जंग जीतना आसान नहीं है, और राजनीति क्षेत्र में ये भी एक चुनाव जंग ही है। जी बिल्कुल। रवि प्रताप जी, चुनावी जंग में आपस में फूट रहेगी, मतभेद रहेगा, तो जंग जीतना आसान नहीं होता है। और अगर इंडिया महागठबंधन के खेमे की बात की जाए तो भले ही आपने पिक्चर क्लियर कर दी है अपनी तरफ से मीटिंग करते हुए कि तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री का फेस होंगे, लेकिन अभी भी बात सीट पर अटकी हुई है। 243 सीटें और 255 पर आपके उम्मीदवार, ऐसे कैसे कड़ी टक्कर देंगे आप एनडीए को? देखिए, 243 में 122 ही आपको चाहिए सरकार बनाने के लिए, और 230 पे हमारे यहाँ कोई मतभेद नहीं है, और आप जो 15 कर रही हैं अब वो शायद 8 या 9 पे आके रुक गया है। हमारा गठबंधन बिल्कुल इंटैक्ट है। निश्चित रूप से कुछ फ्रेंडली फाइट होती है, तो एक सीट भी बेहद महत्वपूर्ण होती है। आपको वो चीज आप कह रहे हैं हम फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। देखिए आपसे मैं कहना ये चाहता हूं कि जिन चीजों पे हमारी फ्रेंडली फाइट है उन 15 सीटों में 2 ही सीट आज तक हमारा गठबंधन जीत पाया। हमारा गठबंधन कभी वो जीता नहीं है, कभी ना जेडीयू जीती ना आरजेडी जीता ना कांग्रेस, 2 सीट हम जीते हैं। तो हम उन सीटों पे फ्रेंडली फाइट पे हैं जहां हमारा बेस अब तक नहीं था। 35 सीटों पे ये लोग जो एनडीए वाले हैं इनके बागी लोग लड़ रहे हैं, और बागी जानती है कौन लड़ रहे हैं? सुन लीजिए, बागी वो लड़ रहे हैं जो 4-4 बार के विधायक थे, और ये कह रहे हैं कि आ करके चिराग पासवान जी पटना में लड़ रहे हैं। क्या जनाधार पटना में उनका है? तो ये अपना तो बताना नहीं चाहते। और सिर्फ दूसरी बात, रवि प्रताप जी इंटरप्ट करना चाहूंगी आपको, क्योंकि आपकी पार्टी, आप लोग लगातार ये दावा करते आए हैं कि जो जनता है बिहार की वो त्रस्त हो गई है नीतीश बाबू की सरकार से, वो त्रस्त हो गई है एनडीए सरकार से। तो फिर ये फ्रेंडली फाइट की क्या आवश्यकता है? आपको तो पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि वो सीटें हमारे खाते में भले ही नहीं है, लेकिन बिहार की जनता इतनी ज्यादा त्रस्त है तो हमें ही चुनेगी, हमें ही वोट देगी। उसमें अगर आप बढ़ जाते हैं तो फिर वोट भी तो बढ़ जाएगा ना, वोटर्स भी तो बढ़ जाएंगे। नहीं, देखिए कुछ चीजों पे राजनीति का एक हिस्सा है कि लोग बढ़ते हैं, और आज इनके जो चिराग जी के आप दर्शन देख रही हैं, इनके 9 सीटों पे भाजपा के लोग लड़ रहे हैं, और 36 सीटों पे ये लोग तो इनके बागी लड़ रहे हैं। और इनके यहाँ जो ला करके मैथिली ठाकुर जी शाम को आती है, सुबह टिकट दे दिया जाता है, और वहां से जो है गोपाल मंडल जी हैं उनको रोक दिया जाता है, जो कि 5 बार के हैं। अब आप कह रही थी कि अभी एक कह रहे थे कि लालटेन जी कह रहे थे प्रधानमंत्री जी की जब आपके पास रोशनी है तो लालटेन की क्या जरूरत। मैं आपके माध्यम से इस देश की जनता से उनसे पूछना चाहता हूं कि जब दिवाली में कमल का फूल लक्ष्मी जी को चढ़ गया है, बिहार वासियों ने चढ़ा दिया, तो अब कमल की फूल की क्या जरूरत है? और दूसरी बात, जिस तीर से रावण का वध हो गया दशहरे में, तो अब तीर की क्या जरूरत है? इस तीर को, कमल को किनारे रखिए। और दूसरी बात देखिए, गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि घुसपैठिए को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए। वो शायद भूल गए कि देश का गृह मंत्री ही घुसपैठ के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि बॉर्डर पे बीएसएफ रहती है, स्टेट की फोर्स नहीं रहती है, और ना आर्मी रहती है। दूसरी सुन लीजिए, और 65 लाख में 65 लोग भी सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने नहीं कहा कि घुसपैठी हैं। तो ये सिर्फ डमडमेबाजी, ढकोसलेबाजी, काम तो कुछ इन्होंने किया नहीं। न 11 साल में प्रधानमंत्री ने किया, न 20 साल में इन्होंने किया। अब इनके पास कुछ बचा नहीं है तो चले गए हैं कर्पूरी ठाकुर के पास। मैं 1 मिनट और कर्पूरी ठाकुर पे कहना चाहूंगा कि 77 से 79 में उनकी जब सरकार थी तो ये जनसंघ के
के लोग उनका गिरा दिए थे। सरकार जानती है 28% उन्होंने आरक्षण लाया था कमजोरों के लिए। तो आरएसएस के लोग जानते हैं क्या कहते थे, ई आरक्षण कहां से आई, कर्पूरी के माई भी आई, ये इनका था। और दूसरी, एक कर्पूरी ठाकुर को माला पहना रहे थे। एक और कोट कर्पूरी ठाकुर को करना चाहूंगा। कर्पूरी ठाकुर जी एक बार अपने यहाँ बैठे हुए थे और चंद्रशेखर जी गए थे मिलने के लिए और उनकी पॉकेट फटी थी। चंद्रशेखर जी अपना कुर्ता निकाला, 6-7 लोग थे, कहे भाई इसमें दान दीजिए, दान दीजिए। और लोगों ने पैसा दान दिया तो चंद्रशेखर जी ने कहा कर्पूरी जी अब लीजिए, कुर्ता बनवा लीजिए। तो कर्पूरी जी ने जानते हैं क्या कहा था? कर्पूरी जी ने कहा था कि इस पैसे की मुख्यमंत्री कोष में बड़ी आवश्यकता है। वो कर्पूरी जी थे। और इनके प्रधानमंत्री जी विदेश में 1 लाख का चश्मा लगाते हैं, 2 लाख का जूता पहनते हैं, 1 लाख का पेन लगाते हैं, 8,000 करोड़ की जहाज पे चलते हैं और रोज ड्रेस बदलते हैं और कर्पूरी ठाकुर को आदर्श मानते हैं। आरएसएस के लोग जनसंघ के लोग उनकी सरकार गिराते हैं। अरे इनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। ये तो जानते हैं एको हम द्वितीयो न अस्ति न भूतो न भविष्यति की राह पे चल रहे हैं। इनको बिहार की जनता बड़ी समझदार है और एकदम दिखाने पे उद्यत है। इसकी बानगी आपने देखा था कि जब वोट अधिकार यात्रा निकली थी तो ये एक जगह उद्घाटन कर रहे थे, लोग कैसे इनके साथ चल रहे हैं। लौटूंगे आपके पास, विवेक श्रीवास्तव जी से जवाब ले लेते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, रवि प्रताप, एक और प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि भाई लाइट की, जब लाइट सबके हाथ में है तो फिर लालटेन की आवश्यकता क्या है। दूसरी ओर अभी रवि प्रताप जी कह रहे हैं कि दिवाली मन चुकी है, कमल चढ़ चुके हैं लक्ष्मी जी को, तो फिर कमल क्यों खिलेगा, कमल की आवश्यकता क्या है। तीर भी कहा मैंने, रावण का वध हो गया है तीर से, अब उस तीर को भी कोई जरूरत नहीं है चढ़ाने की धनुष पे। ठीक है, देखिए अदिति जी, दिवाली बन चुकी है, लक्ष्मी जी को कमल चढ़ चुका है, लेकिन लक्ष्मी जी को कमल बहुत प्रिय है और भगवान विष्णु को भी प्रिय है, ब्रह्मा जी को भी प्रिय है। तो कमल हमारे देवताओं का सर्वाधिक प्रिय पुष्प है। अब इनकी समस्या ये है, पर पीटीआई आ रहा है, लोग ने कहीं पे पीटीआई आ रहा है। इनकी समस्या अदिति जी ये है कि जो चीज़ें सनातन में वर्णित हैं, जो सनातन के देवी देवताओं को प्रिय है, उसी से इनको घृणा है। हमारे सारे देवता शस्त्र धारण करते, भगवान राम भी हमेशा तरकस और धनुष के साथ रहते थे, तो इनको तीर से भी एलर्जी है। इनकी समस्या ये है, ये इनको दिवाली में कमल चढ़ने से नहीं दिक्कत है, इनको कमल से दिक्कत है, इनको तीर से दिक्कत है। तो इन्हें सनातन के प्रतीकों से हमेशा दिक्कत है, होनी भी चाहिए इनको, क्योंकि ये भगवान राम को सुप्रीम कोर्ट में काल्पनिक पात्र बता भी चुके हैं, हलफनामा दे के बताए। तो सनातन की जिस तरह से विरोधी हैं, इनसे इसी तरह की अपेक्षा की जा सकती है। और ये सत्य बात है कि जब हम 100% गाँव तक बिजली पहुंचा चुके हैं, तो अब इस जमाने में लालटेन कौन जलाता है। एक चीज भाई, इनसे अच्छा तो जनसुराज वाले चुनाव निशान में बस्ता लिए, लालटेन कौन लेता है आज के समय में। जो स्थिति है, ठीक है, जिस तरह ठीक से है विवेक श्रीवास्तव जी। लेकिन जैसा कि तेजस्वी यादव प्रश्न कर रहे थे कि सीएम फेस कौन है एनडीए खेमे का, इस पर तो अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। आप लगातार ये सवाल कर रहे थे कि भाई इंडिया महागठबंधन जो है वो तेजस्वी को अपना मुख्यमंत्री का फेस क्यों नहीं मान रहा, उस पर तो सहमति बन गई, वहां पर तो पिक्चर क्लियर हो गई। लेकिन एनडीए के खेमे में कोई अभी लूप है क्या? भाई आज स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। नीतीश बाबू हमारे मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रहा, इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है। भाई ये लोग कम पढ़े लिखे हैं, 9वीं फेल हैं, तो इनको लगता है कि साहनी ने हमको मुख्यमंत्री मान लिया, हमने उनको डिप्टी सीएम मान लिया, तो दोनों लोग हो गए। अरे भाई जनता, पहले मैं पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि जरा वो तस्वीरें दिखाएं जहां पर नीतीश बाबू प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक ही माला में मंच पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, आज पीएम मोदी के मंच पर ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री की माला में किसी अन्य नेता को जो है जगह मिली है, वो है नीतीश कुमार। सुनील त्रिपाठी बाबू का कद है, सुशासन बाबू है, उनका एक राजनीतिक जीवन है, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। ठीक है, और ये दृश्य चर्चा करना चाहूंगी इस पर। वो चीजों को बताने के लिए पर्याप्त है जो आप पूछना चाह रही हैं।
क्या ये तस्वीर इस बात की तरफ इशारा नहीं कर रही है, क्या ये तस्वीर जो है इस बात का मैसेज नहीं दे रही है, क्योंकि ऐसा पहली बार ही देखा गया है कि प्रधानमंत्री मंच पर हैं, उनकी माला में किसी अन्य नेता को जगह दी जा रही है, नीतीश कुमार को। तो क्या ये मान लेना चाहिए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है, मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही है, इसमें कोई इफ एंड बट की स्थिति नहीं बन रही है? देखिए अदिति जी, मैं भी पहली बार देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी के साथ कोई माला में दूसरा व्यक्ति दिखाई पड़ा हो। ये नरेंद्र मोदी जी का संदेश है मेरी समझ से कि हम नीतीश कुमार से कहीं अलग नहीं है। लेकिन इस चुनाव में मेरा आकलन है कि अगर नीतीश कुमार जी की भूमिका अच्छी होती है तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और अगर उनकी भूमिका नहीं अच्छी होती है तो भाजपा कोई चेहरा नया ला भी सकती है। क्योंकि भाजपा पहले कहीं देख लीजिए किसी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश चर्चा करें तो क्या योगी जी की चर्चा हो रही थी? ऐसे कई नाम आए, हम लोगों खबरनवीसों के चैनलों में भी चलना शुरू हो गए कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे चेहरे ला के मुख्यमंत्री पद पर बैठा दिए जिनकी कल्पना भी नहीं किया सकती थी। तो हो सकता है बिहार में भी नरेंद्र मोदी जी ये संदेश दे रहे हैं मन से कि हम और नीतीश कुमार जी एक हैं, और यानी मैसेज साफ है, संदेश बड़ा है कि हम और नीतीश बाबू एक हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा, क्योंकि औपचारिक ऐलान नहीं है कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो नीतीश कुमार ही होंगे चुनाव लड़ने के बाद, ये कहने से पार्टी इसलिए भी बच रही है क्योंकि चुनाव के जो परिणाम होंगे उसमें किसने कितनी अहम भूमिका निभाई है, इस बात पर निर्भर करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन बनेगा। रवि प्रताप सिंह जी। देखिए अदिति जी, मैं चाहूँगा कि मुझे दोनों आदमियों का जवाब देना है तो थोड़ा मुझे 2-4 मिनट देंगे ही आप जी। मैं सबसे पहले आता हूँ सुशासन पे। जब राहुल गांधी जी जा रहे थे और वहाँ पे उनको एक हेलीपैड बनाने की आवश्यकता पड़ी, तो उसी बिहार में अभी 1.5 महीना पहले बुलेट की रोशनी में हेलीपैड बनाया गया। और प्रधानमंत्री जी के भाषण में लाइट कट गई तो मोबाइल जलाना पड़ा। अगर प्रधानमंत्री जी की भाषण में लाइट कट जाता है जिस प्रदेश में, और लीडर ऑफ अपोजिशन के हेलीपैड को बनाने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन का, आप अकट्टर आएगा तब बोलिएगा, तो आप झूठ तो आप तो लाइट मोबाइल क्यों जलवाए? अरे मोबाइल तो जलवाए थे लालटेन को बताने के लिए। अब आपको हम बता रहे हैं, अभी रुक जाइए, सुनिए जरा। तो ये सुशासन नहीं, सुन लीजिए, सुनिए बात, सुनिए, बीच में नहीं, सुनिए। और ये बताइए, मिलाने के लिए मोबाइल जलवाया, 26 लाख हेलीपैड जहाँ बनता है उस सुनसान मैदान में 26 लाख दीपक जलाया इन्होंने। सुन लीजिए, 26 लाख दीपक जलाया और ये कह रहे हैं कि लाइट पसंद नहीं है। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा, दीपक साहब को एलर्जी है क्या? अरे आप कह रहे थे कि एलर्जी आपको सनातन में, आप कह रहे थे कि धनुष नहीं। आप बताइए सनातन क्या है, आप बता दिए सनातन, देश को बताइए क्या सनातन, आप बताइए सनातन क्या है। आप सनातन को परिभाषित कर दीजिए, आप सनातन को परिभाषित कर दीजिए, मैं आपका चरण चुनूंगा जबरदस्ती ये करें। सुन लीजिए, उसके बाद एक बात, एक अदिति जी, एक मिनट अदिति जी, यही भाजपा की सबसे कमजोरी है कि जब इनके ऊपर कुठहरा प्रहार होता है तो बोलने नहीं देते। मैं अभी आपका जवाब तथ्यों से दे रहा हूं, आप सुन लीजिए। जब इन्होंने कहा, अदिति जी कह रहे कि हमने सब हर घर में लाइट पहुंचा दी। पार्टी हो बिहार में, कौन सा अदिति जी अभी आपने स्वयं कहा कि उन सीटों पे आप, अदिति जी चलिए आपने मान तो अदिति 36 में आपका बेस 36 आप जहां बिहार में आपका बेस नहीं, अभी आपको पता चल जाएगा। जो अदिति पूरा बिहार में आपका बेस नहीं है। ऐसे डिबेट ऐसे नहीं होता, ऐसे डिबेट नहीं होता। नहीं विवेक श्रीवास्तव जी, 14 नवंबर को तो ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी ना। अरे 14 क्लियर है, बिहार के इनका दिवाला ही है, दिवाली क्या नहीं आनी है। जब ये इनको सनातन से कोई वास्ता नहीं, कमल इनको प्रिय नहीं, तो दिवाली छोड़े बनेगी, यहाँ दिवाला ही है, दिवाली यही बनेगी। अदिति जी, पूरे देश में 7.25 लाख गांव हैं, और योगी जी जब 2014 में आए तो 82,000 गांव में सिर्फ बिजली नहीं पहुंची थी। परसेंटेज निकाल लीजिएगा, 12% सिर्फ इन्होंने पहुंचाया। मैं फिर दावे के साथ कहता हूं 7.25 लाख गांव हैं देश में, पूरे देश में। फिर बीच में आएंगे और 82,000 को इन्होंने, उसके बाद सुनिए, अब नहीं, उसके बाद सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। अभी ये कह रहे हैं
ठीक है। अरे हम कह रहे हैं आप 82,000 में पहुंचाए, बाकी में कौन पहुंचाए 7.25 लाख? हम पहुंचाए 100% में 82,000 आप पहुंचाए, बाकी हम पहुंचाए 7.25 लाख में तो हम पहुंचाए, 82,000 आप पहुंचाए। कितने पहुंचाए? 82,000 ज्यादा पहुंचाए। सरकार का आंकड़ा कहता है, ठीक है रवि अदिति जी, अदिति जी सुन लीजिए, अदिति जी, अदिति जी यही सबसे बड़ी कमी है। अदिति जी, क्या आज गांव में लालटेन जलते हैं या नहीं जलते? कहीं नहीं जलते, कहाँ जलते? आज गांव में लालटेन नहीं कौन जलते? जलाता लालटेन? अब तो शायद दुनिया को देखे नहीं है, शायद देखे नहीं अभी दुनिया को। अदिति जी, अदिति जी आज भी भारत के अरुणाचल प्रदेश में केवल ये राहुल गांधी ढूंढते अदिति हैं, जी, बाकी कोई लालटेन को नहीं पूछ रहा है। अदिति जी ऐसे डिबेट नहीं होगा, आपने क्या गांव देखा? ऐसे डिबेट नहीं होगा। हम गांव से भी नहीं रहते का। नहीं तो ऐसे इन्होंने भारत नहीं देखा है, भारत लखनऊ में देख रहे हैं आप। भारत के गांव में आज लालटेन नहीं जलते कौन हैं या कहते कौन लालटेन जलाता है? पूछ रहा हूं, अदिति जी, अदिति जी, अदिति जी, ठीक है। सबके पास मोबाइल है, अदिति जी, घर में इमरजेंसी लाइट पहुंची है। देखिए, सम्मान ठीक है समझ घरों में इन्वर्टर लाइट लगी हुई है, कौन लालटेन पूछ रहा है? रवि प्रताप सिंह जी बात complete कीजिए, अदिति जी, हाँ। मैंने कहा कि 6.25 लाख जो देश में गांव हैं उसमें 82,000 बच्चे थे जो इन्होंने दिया, 100% हो गया। फिर आप बीच में आ गए आप, अरे शब्दों को मत घुमाइए। मैं कह रहा हूँ 3 करोड़ आप कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 6.25 लाख में 82,000 आप दिए। कर लेते ना, किसने दिया 6.25 लाख? किसने दिया? क्यों बौखला रहे हैं? बौखला क्यों रहे हैं? बौखलाइए मत, हम आपको बता रहे हैं यही जुमलेबाजी आप 3 करोड़ का बोका करते रहे। सुन लीजिए अदिति, सुनिए, और अभी कह रहे हैं कि उनके अदिति जी एक और कह रहे हैं कि उनके हम नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, सोनेवाल के नेतृत्व में लड़े, महाराष्ट्र में शिंदे के में लड़े, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के अंदर लड़े, और राजस्थान में वसुंधरा राजे के लड़े, लेकिन दिया किसी को नहीं, पर्ची थमाया और पर्ची थमा के मुख्यमंत्री बनाए। और वो मोहन यादव जिनको कोई नहीं जानता, शर्मा जी जिनको कोई नहीं जानता, शिंदे बेचारे अपने आगे पीछे घूम रहे हैं। और उसके बाद सुन लीजिए, ये कह रहे हैं कि 9वीं फेल हैं। इनके जो सम्राट चौधरी जी हैं अदिति जी, वो एफिडेविट को हाफी डेविड कहते हैं, और पेनाल्टी को पेलांटी कहते हैं, और प्रोनाउंसिएशन को प्रोसेशन कहते हैं। ये इनके हैं जो भाजपा के सबसे बड़े नेता है। 10वीं किस साल में पास किए बताए नहीं, 5 लोगों को अंग्रेजी के बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूं 5 लोगों के हत्या में अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ठीक है अदिति जी, ऐसे नहीं होगा डिबेट। ठीक है, बिहारियों की भाषा, देखिए बिहारी भाषा नहीं, अंग्रेजी भाषा। विवेक श्रीवास्तव जी रिक्वेस्ट है आपसे, बीच में मत बोलिए। रवि प्रताप सिंह जी, तार्किक बात कर, तार्किक ही बात कर रहा हूं मैं। अगर व्यवहारिक बात करें, ऐसी चर्चा नहीं होती है विवेक ऐसे जी। चर्चा नहीं होता रवि है। प्रताप जी, मैडम देखिए, ठीक है, पूरा देश देखा कि एफिडेविट को 2 बार उन्होंने हाफी डेविड कहा। लेकिन रवि प्रताप जी, प्रश्न मेरा ये है, सम्राट चौधरी की आप बात कर रहे हैं, उनकी सीट पर ही आपके जो गुट हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, ऐसे टक्कर देंगे आप उन्हें? देखिए वो सम्राट टक्कर वाली बात अलग है, अभी बात आई थी, इन्होंने कहा पढ़ने वाली। बिहार का चुनाव करीब है, आप कह रहे हैं टक्कर वाली बात अलग है। नहीं, वो तो टक्कर वाली बात सही है, हम लड़ रहे हैं। देखिए मैं उस तथ्य का से बाहर हो गए हैं क्या? नहीं, हम फाइट में कैसे, हम तो सरकार बना रहे हैं, इनकी सरकार केवल 11,150 केवल तथ्य दिखाकर। अरे अदिति जी, जब जलवा था 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी का, और एंटी इनकम्बेंसी भी नीतीश बाबू की नहीं थी, तो ये सरकार केवल 11,150 वोटों पे टिकी है। 1,57,02,650 वोट एनडीओ को मिला, 1,56,91,500 वोट इंडिया को मिला था, और इनका जो वोट प्रतिशत था वो 9.27 हमारा बढ़ा था, इनका 6.40 हुआ था। जाके लड़े थे, आज गठबंधन के साथ हैं। अरे गठबंधन तो आप क्या, समझ के बात तो आप जितनी गठबंधन थी उसकी थी, अब आप नहीं रखे चिराग पासवान। आज भी आपने नहीं, आज भी आपने भाषण नहीं देने दिया, आज भी नहीं भाषण देने दिया। यही तो तब भी आप अभी ले लीजिए, निकालिए मोबाइल में चिराग पासवान को जोड़िए। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, रवि जी, सुनील त्रिपाठी जी, कह रहे हो कि आपका बेस नहीं है वहां पर। ठीक है, इस पर मैं आपको कमेंट लेना चाहूंगी। ये जो फ्रेंडली फाइट वाली बात हो रही है, इंडिया महागठबंधन के खेमे से निकलकर सामने आ रही है, और दूसरी तरफ एनडीए के खेमे की अगर बात की जाए तो लगातार जो वार पलटवार है वो देखने को मिल रहा है। चुनावी घमासान तेज होता नजर आ रहा है, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव जंगल राज की बात करते हुए निशाना साध रहे हैं नीतीश बाबू की सरकार पर, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का दावा है कि जंगल राज पहले था, आज सुशासन का राज कायम है। देखिए अति जी, ये तो बात सत्य है कि पहले जिस तरह से अपराध थे बिहार में,
वो अपराध कमजोर हुए हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, चाहे कोई देश हो, प्रदेश हो, कोई सरकार आए, इस बात का दावा नहीं कर सकती है कि मैं अपराध मुक्त कर दूंगा। कारण है कि मनुष्य होगा तो अपराध होंगे, और जो संगठित अपराध हैं उन अपराधों पर उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक मैं दावे के साथ कह रहा हूं, प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने रोक लगाई है। लेकिन सामाजिक अपराध जो होते हैं, रंजिशन अपराध होते हैं, उनको कोई सरकार नहीं रोक सकती है। यहां तक कोर्ट भी उस चीज नहीं रोकता है। ए ने मन में ठान लिया बी का मर्डर करना है, तो उसके लिए ना कोर्ट को अपराध रोके नहीं जा सकते सुनील त्रिपाठी जी, लेकिन क्राइम कंट्रोल तो सरकार की बेहद अहम भूमिका होती है, प्रशासन की बेहद अहम भूमिका होती है। क्राइम कंट्रोल के बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि लोगों में कानून का कितना डर है, ये भी एक अहम फैक्टर होता है जिससे ये माना जाता है कि क्राइम कंट्रोल हो सकता है। जिस तरीके की घटनाएं हमने बिहार में देखी सुनील त्रिपाठी जी, बीते दिनों अस्पताल में जैसे दिन दहाड़े मर्डर हो जाता है, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो सुशासन बाबू की सरकार है वो क्राइम कंट्रोल के मामले में फेल हुई है? एनसीआरबी के ये डेटा भी यही बताते हैं, आंकड़े भी यही बताते हैं। देखिए, एनसीआरबी आंकड़े ये तो बताते हैं हत्ती जी इतना अपराध बढ़ा है, लेकिन क्या उनमें अपराधियों के ऊपर जो कार्रवाई की गई उसका डाटा है? अगर हो तो मुझे जानकारी ना हो, आप बता दीजिए। मैं मान रहा हूं इस बात के लिए कि अपराध बिहार में बढ़ा जरूर है, और ये क्या कारण मैं खुद नहीं समझ पाता हूं। जब चुनाव नजदीक आते हैं अति जी, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बिहार में हो, या भारत के किसी राज्य में हो, उस समय लगता है कि अपराधी एकदम फ्री हैंड हो जाते हैं, क्योंकि सरकार का नियंत्रण तो रहता नहीं। चुनाव आयोग चुनाव जारी कर देता है, नियंत्रण चुनाव आयोग अंडर में आ जाता है। तो अपराध जब भी चुनाव होते हैं उस समय मैं देखता हूं कि ज्यादा से ज्यादा अपराध बढ़ते हैं। उनका आंकड़ा आप देख लीजिए। लेकिन जो पूर्व सरकारों में हुआ जंगल राज, वो भी हमने भी देखा है, आपने भी देखा, आपको आपने देखी और छोटी है, लेकिन मैंने भी देखा है कि जिस तरह से बिहार में लालू जी के राज्य में सबसे ज्यादा अपराधी मस्त रहते थे। शहाबुद्दीन जैसे लोग, यहां तक खबरें आती थी कि चमड़ी उधेड़ जाती है लोगों की, जैसे यहां उत्तर प्रदेश में था। तो सुशासन बाबू ने उस चीज पर नियंत्रण किया है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि अपराध अगर संगठित हो रहा है, गैंगवार हो रहा है। त्रिपाठी जी, अभी आपने एक बेहद अहम नाम लिया शहाबुद्दीन का, जिसका जिक्र आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी रैली के दौरान किया था, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 100 शहाबुद्दीन भी आ जाएं, सिवान का बाल भी बाका नहीं हो पाएगा। रवि प्रताप सिंह जी, आप लगातार ये दावे करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कई दागियों को टिकट दे रही है, कई हिस्ट्री शीटर्स को टिकट दे रही है, लेकिन शहाबुद्दीन को के बेटे को टिकट देना बिहार चुनाव में ये कितना सही है? आप ये बताइए कि अगर पिता अपराध करता है तो पुत्र को जेल में डाला जाता है या पिता को डाला जाता है? हमारे यहाँ संविधान में लिखा है जो अपराध करता है सजा उसको मिलती है। अगर शहाबुद्दीन अपराधी थे, अपराध किया, उनके ऊपर मुकदमा चला, जेल रहे, मर गए। अब आप देखिए कि उनके बेटे ने कितना अपराध किया। आपने देखा होगा हिरण्यकश्यप के यहाँ तो ध्रुव पैदा हो गए थे, वो हुए। तो आप और देखिए, सबसे बड़ी बात कि ये कहना कि बाप से बेटे की तुलना न करें। बाप ने जो कर्म किया उसको उसकी सजा मिली। अगर बेटा कोई अपराध कर रहा है, जो जंगल राज कह रहे हैं, क्या तेजस्वी के जमाने में जंगल राज आया? जो ये कहते हैं कि नौकरियां मिला, उस समय तो वो अवयस्क था, और आप कहते हैं कि उन्होंने बांट दिया। ये लोग जो है इलेक्टोरल बांट करके और तमाम भ्रष्टाचार किए। और देखिए, सबसे मैं 2 मौलिक चीजों पर बात करना चाहूंगा दीदी जी। जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, इसमें नागरिक सुरक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये है राज्य के अधीन के कानून। आज नीतीश बाबू, अगर सुशासन की बात है तो अगर एनसीआरबी के डेटा आपने कहा, और रोजगार उन्होंने कितना पैदा किया, स्वास्थ्य की क्या है, पटना है आप देख लीजिए एमसीएच का या एम्स का, और शिक्षा कहाँ गई है, अगर इन चीज़ों पर है तो नीतीश बाबू इन्हीं चीज़ों पे वोट मांगे। अब बात है आज फेडरल स्ट्रक्चर में केंद्र की। केंद्र के पास विदेश नीति होती है, कृषि नीति होती है, अर्थ नीति होती है, कूटनीति होती है, सैन्य नीति होती है। विदेश नीति में आज भारत सरकार ये कर दी कि जिस रसिया के साथ हम 71 में हमारे साथ हिंद महासागर में अपना 7वां बेड़ा जो अमेरिका का रहा था तो हमारे साथ खड़ा था, आज हम उससे दूर हो रहे हैं। ट्रंप कह रहा है कि हम तेल नहीं खरीदेंगे, दिसंबर तक तेल बंद कर देंगे। कृषि नीति हमारी ये है कि हमने कहा 2022 में किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। C+2 की बात छोड़िए, ना आप डीएपी दे पा रही हैं, ना आप यूरिया दे पा रही हैं। उसके बाद अर्थ नीति में आप जो कहे कि हम सबको ये कर दिए,
55 लाख करोड़ का कर्जा 1947 से और 2014 तक था, 189 लाख करोड़ कर्जा लेकर के सबको कर्जे में आपने डूबा। वर्ल्ड बैंक कहता है कि सबसे बड़ा कर्जदार भारत हो गया, तो अर्थनीति आपने वहां डूबे दी। आपकी जो विदेश नीति, सारे आपके जो बगल के थे अपने पड़ोसी देश से सब आपके दुश्मन हो गए। विदेश नीति में जिस कोई राष्ट्राध्यक्ष कभी भी जाके किसी राष्ट्र में नहीं कहता है कि हम आपके चुनाव में हस्तक्षेप करते हैं। मोदी जी गए अब की बार ट्रंप सरकार, वही ट्रंप दूसरी बार इनको अपने शपथ ग्रहण में नहीं बुलाते हैं। आप देखिए सैन्य नीति में जब हम पाकिस्तान से आगे जा रहे थे, आपने सिंदूर में ट्रंप के कहने से वो जाकर के वो कर दिया और घर घर आप सिंदूर बांट रहे थे। जन नीति में आपने लोगों को कहा था कि हम आपके जीवन को आसान कर देंगे, आपके हम जीवन में उथान ला देंगे। आज हाल ये हो गया है कि लोग दर दर भटक रहे हैं और हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो घट रही है और कर्ज हमारे ऊपर बढ़ रहा है। और जो बिहार में कह दूं, बिहार में कितनी आमदनी बढ़ी है, आप वहां 94% लोग टू व्हीलर नहीं खरीद पा रहे हैं। तीसरी बात, मोदी जी जब जाते हैं बिहार में तो कहते हैं कि आपको मेल एक्सप्रेस दे रहे हैं, जाइए सूरत में और जाइए दिहाड़ी मजदूरी करिए। और वही जब गुजरात जाते हैं तो कहते हैं बुलेट ट्रेन में हम चलेंगे। पैसा कहां से आता है बुलेट ट्रेन का? बिहार के लोग 4,45,000 करोड़ जमा करते हैं बैंक में और 1,36,000 करोड़ आप उनको लोन देते हैं। कह रहे थे कि फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में और वोट चाहिए बिहार में, विक्ट्री चाहिए बिहार में, उसी से मिलता जुलता बयान अभी आप कुछ दे रहे थे। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, प्रश्न मेरा आपसे अब बेहद अहम है, क्योंकि आपकी ही सहयोगी पार्टी है जेडीयू, जिसने बाहुबली के बेटे को मैदान में उतारा है। आनंद मोहन के बेटे को टिकट दिया है आपकी सहयोगी पार्टी जेडीयू ने, उसमें आपको परेशानी नहीं हुई क्या? आज अमित शाह जिस तरीके से शहाबुद्दीन के बेटे की बात कर रहे थे, आनंद मोहन भी तो अपराधी हैं, उनके बेटे को टिकट फिर कैसे दे दिया जेडीयू ने? देखिए, आनंद मोहन के बेटे इसके पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, उनका कोई पहला चुनाव नहीं है। मतलब वो पाक साफ हो गए, पाक साफ हो गए, चुके हैं, इसीलिए पाक साफ हो गए, दामन पर कोई दाग नहीं है, वो पाक साफ हो गए। इस तरह की घटना शहाबुद्दीन ने कारित की थी। चंदा बाबू के बच्चों को तेजाब से नाला खेला। अरे उस बच्चे की बात बताइए कि उसने क्या किया था? शहाबुद्दीन गए दुनिया से और ये बता रहे वो बच्चा है, शहाबुद्दीन गए दुनिया से। ये क्या उस अपराध में शहाबुद्दीन के बेटे का योगदान था? ये बच्चा सारे विवेक श्रीवास्तव जी, लेकिन मेरा प्रश्न भी तो आपसे यही है ना, शहाबुद्दीन ने जो किया वो किया, उनके बेटे को पार्टी ने टिकट दे दिया। आपकी सहयोगी पार्टी जेडीयू ने भी तो जिस आनंद मोहन के बेटे को मैदान में उतारा है वो भी तो अपराधी है ना, क्रिमिनल केस में, मर्डर केस में 15 साल की जेल काट कर बाहर आए हैं। नहीं, वो बाकायदा सजा प्राप्त है। मर्डर कैसे भी हो, पूरी बात नहीं, मर्डर तो मर्डर होता है ना, क्राइम तो क्राइम होता है। बात सुन ले, थोड़ा सा इसका विधिक पक्ष भी समझने की कोशिश करें। आनंद मोहन सिंह को सजा हुई, सजा उनकी राष्ट्रपति द्वारा माफ हुई है। और जब राष्ट्रपति या राज्यपाल से सजा माफी होती है तो उस व्यक्ति को उसी तरह साफ सुथरा माना जाता है जो जैसे सजा से पहले की स्थिति होती है। ये उसमें लिखा हुआ है, उसको एकदम निर्विवाद माना जाता है। शहाबुद्दीन ने तेजाब से नला के चंदा बाबू के बच्चों को मारा था। शहाबुद्दीन सजा में नहीं जा पाए, शहाबुद्दीन को अदालतें सजा भी नहीं कर पाई। तो अगर सुशासन बाबू ना हो तो शहाबुद्दीन जेल भी न जाता। शहाबुद्दीन कोरोना में मरा और सजा नहीं प्राप्त किया। देखिए, अपराध होना, जैसे भी सुनील जी कह रहे थे कि अपराध किसी शासन में नहीं होता, मैं इनकी बात से सहमत हूँ, कम ज़्यादा सब में होता है। सरकार की मंशा उससे स्पष्ट होती कि अपराध की कार्रवाई कितनी तत्परता से होती है। ठीक है, अगर यही पुलिस की कार्रवाई कितनी तत्परता से हुई, और पार्टियों की मंशा इससे क्या स्पष्ट होगी कि कौन कितने बड़े अपराधी को मैदान में उतार रहा है, कौन कितने बड़े अपराधी के बेटे को मैदान में उतार रहा है, छोटा मोटा अपराधी किसकी पार्टी में टिकट पा रहा है, बड़ा अपराधी किसकी पार्टी में टिकट पा रहा है, इससे तुलना करेंगे क्या? भाई, आनंद मोहन का कोई जिंदाबाद तो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ तो तेजस्वी जी जाकर के शहाबुद्दीन जिंदाबाद का नारा लगाते मंच से। तो अगर शहाबुद्दीन जैसे अपराधी का जिंदाबाद करके आप कहते कि बिहार में सुशासन कायम करेंगे तो जनता सिवाय इस पे हंसने के और क्या करेगी। और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कहते कि वो अपराधी था, उसका बेटा नहीं अपराधी है। ठीक भाई, बहुत अच्छा तर्क इन्होंने दिया। उग्रसेन के यहाँ कल से पैदा हुए थे। ठीक, ओसामा के जितने सहयोगी हैं सब शहाबुद्दीन के यहाँ ध्रुव भी पैदा हुए थे। अब सुन लीजिए, अब हिरण कश्यप के यहाँ ध्रुव पैदा हुए थे। ध्रुव की
की पैदाइश कैसे थी, किसके पास से थी, भगवत के पास से थी, ये हिरण्यकश्यप की तुलना उसामा से करने की कोशिश कर अरे रहे हैं। आप कह रहे थे अभी आप इतिहास नाम में आपने लिया, कंस हमने की नहीं बात लिया। कहा, हमने कंस से तुलना की तो ना। फिर? तो आप मैंने कब उसामा की बात की? उसामा से हम कहाँ कह रहे हैं? आप ही ने कहा है। इनको आप देखिए, प्रहलाद क्या अदिति जी, आप बार बार इन लोगों के पास कोई न ज्ञान है, न पढ़ के आते हैं, न तैयारी करके आते हैं। ये कह रहे हैं कि अपराधी, मैं सम्राट चौधरी को कहता हूं, जब सम्राट चौधरी जी को 5 व्यक्तियों के हत्या के अभियुक्त हैं, फिर कह रहे हैं अभियुक्त, आरोपी नहीं अभियुक्त हैं, और जुवेनाइल जाकर के एक प्राइवेट स्कूल से इनकी जन्मतिथि में हेर फेर करके दिया गया और उनके ऊपर ट्रायल नहीं चला, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। तो 5 व्यक्तियों में चलता है क्या? फिर वही बात है। अरे वो आपने फर्जी दिया है भाई, कौन फर्जी दिया? उसमें 2 उनकी जन्मतिथि जांच करा दे। आप वो नहीं कर रही है। इनको वो सबसे बड़े नेता वो याद नहीं आ रहे हैं। मांगे क्लियर हो वकील जाएगा। हैं, कपिल सिब्बल हैं, अभिषेक मनु सिंघवी है, सुप्रीम कोर्ट में उनकी बहुत चलती है। आप इतना क्यों नहीं आप अपील करते तो सुप्रीम कोर्ट में? जब कहीं ये लोग फंसते हैं ना कहाँ दीदी फंसते जी, हैं भाई? तो ये यही चीज कहते हैं कि कोर्ट चले जाइए। अभी जब वोट कोर्ट चोरी की चले बात है कि जाते आप चले जाइए, भाई, कोर्ट आप चले SIR जाइए। इनको खिलाफ सिर्फ कोर्ट का ही है, 20 क्योंकि कोर्ट में सबको पता है कि क्या होगा। भाई 20% अभी ये कोर्ट का एक उदाहरण दे रहे थे कि 20 ये बताइए, अग्रवाल जी जो हाई कोर्ट में अयोध्या के जज थे मंदिर में, उन्होंने ये कहा कि किसी भी व्यक्ति ने, अदिति जी, इवन मुस्लिम पक्षकारों ने भी ये नहीं कहा कि मुझे राम के अस्तित्व पे शक है या राम के आदर्श पे शक है। सिर्फ शक ये था कि क्या राम यहीं पैदा हुए, तो सिर्फ वहां पे टाइटल सूट की फाइट हुई थी। ये नहीं हुआ था कि राम को नहीं मानते हैं, राम के आदर्श को नहीं मानते। कहां लिखा है? किसने देखा हम राम के आदर्श को नहीं मानते हैं या राम के हम उस पर प्रश्न उठाते हैं? आप देखिए जरा, आप पूरे 3000 पेज का वो है हाई कोर्ट का उदाहरण। राम सेतु के मामले, राम सेतु कहां चले गए आप? शपथ पत्र दिया, राम सेतु कहां चले गए? चर्चा से दूसरी चीज देखिए, राम सेतु भी अब चले गए। राम और राम सेतु में क्या हुआ? संविधान से भगवान राम की तस्वीर, अरे राम ने एक सेतु बनाया पार करने के लिए, खत्म हो गया। राम से कहा है। विवेक श्रीवास्तव जी, मेरा प्रश्न सीधा था कि आपकी पार्टी भी तो बाहुबलियों को मैदान में उतार रही है ना। बीजेपी से 4 बाहुबली जो है मैदान में हैं, जेडीयू से 9 बाहुबली मैदान में हैं। देखिए, जिस जो विषय इनके यहाँ का है, हम बाहुबलियों इनके का यहाँ गुणगान का नहीं सिर्फ करते। हमारे यहाँ नजर है, इनका अपना नजर हम नहीं बाहुबली- है। इनके यहाँ बाहुबली है, आपके यहाँ इनके यहाँ बाहुबलियों सुसावन बली है, क्या? इनके यहाँ बने हैं तो सुंदर बली हो गए इनके यहाँ। हम बाहुबलियों का गुणगान नहीं करते और बाहुबलियों को अत्याचार अपराध की छूट हमारे यहाँ नहीं होती है। इस तरह से शहाबुद्दीन के सारे गुर्गे ओसामा को मिलकर चुनाव लड़ा रहे हैं और तेजस्वी यादव जो इनके यहाँ से घोषित मुख्यमंत्री हो गए हैं, पद के दावेदार हैं, वो जाकर के शहाबुद्दीन जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। हमारे सुशासन बाबू से ऐसी कोई उम्मीद करके दिखा दो। अच्छा अदिति जी, नारा एक नहीं लगाएंगे अदिति जी एक प्रश्न बाहुबलियों के पूछना नाम का, चाहता लेकिन टिकट अदिति जी, अदिति सुनील जी, त्रिपाठी जी। अदिति जी, एक ठीक है। मिनट प्लीज। ये बताइए कि शहाबुद्दीन के एक भी केस में ट्रायल उनके बच्चे पे चल रहा है क्या? या शहाबुद्दीन हो गए, शहाबुद्दीन का ट्रायल उनके बच्चे पे चल रहा है? शहाबुद्दीन के सारे गुर्गे उनके ट्रायल पे चल रहा है उसके बच्चे के लिए? उसके लड़के के साथ घूम रहे हैं। लड़के पे कोई ट्रायल चल रहा है जो शहाबुद्दीन आप जप रहे हैं? कौन सा ट्रायल चल रहा है बताइए? शहाबुद्दीन के अपराध है तो आप कहिए शहाबुद्दीन है भाई ट्रायल तो मैं पिता का अपराध, अच्छा नहीं, पुत्र का अपराध नहीं कर रहा। जिसके ऊपर ट्रायल चल रहा है उसे परहेज करेंगे, जिसके ऊपर ट्रायल चल रहा है उसे परहेज करेंगे। अरे आप बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो 32 साल की सजा लालू यादव को है, तो उसके दरजोर क्या करने जाते हैं? 32 साल की सजा जमानत पे नहीं है, जब अगले 32 साल की सजा है, जमानत पे है। अरे आप उसके बाद तलवार चाटते क्यों जाते हैं? सुनिए, क्यों जाते हो तलवार चाटते? ये बताओ ना, भाषा की मर्यादा रखिए। बुरी मर्यादा मैं करूंगा। 32 साल की सजा है, जाकर के अभी टाइम आगे लगा लगा कि टाइम चल रहा है। तेल लगाने का काम आप लोग करते हो, पकड़ 32 साल करके की जाइए सजा, नीतीश तलवार बाबू के चाटते तेल लगाइए। तलवार नहीं, पानी कांग्रेस चरण धो के पीजिए आप। कांग्रेस तलवार मानी चाहिए भाजपा लालू जैसा चरण धो के की पीते। कांग्रेस तलवार शर्म आनी चाहिए भाजपा वालों की। ये जाकर के 3 दिन बाद पी रहे हैं। मीटिंग खेल करके आपने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम शर्म को याद पे रख दिया भाजपा कांग्रेस वालों से भी घोषित कर लेते, पिछलग्गू थे। अरे आप कहिए मुख्यमंत्री कुछ कर लेते। शर्म की हद कर दी इन्होंने, जाके चरण धो करके पी रहे, चरण मंदिर में जाके बैठ विवेक गए। श्रीवास्तव जी, रवि प्रताप जी, ठीक है। अदिति जी इतना ठीक है। पिछलग्गू अरे भाषा की मर्यादा ठीक है। हमने बड़े भाई का दिखाया, कौन आप क्यों नहीं कर दिए? कौन बड़ा भाई?
आप बताओ, बिना तैयारी के आ जाते हैं डिबेट में। राजनीति की यही मर्यादा ऐसी चर्चा नहीं आगे खेल रहे बढ़ेगी। थे, ठीक है। ऐसी ही मर्यादा राजनीति आप लोगों ने कर दी कांग्रेस है। डिप्टी सीएम घोषित कर लेते, एगो मुसलमान करा लेते हो, या भाई के समीकरण में राजनीति करा लेते। आप मुसलमान 17.7% पे भी टिकट नहीं हम नहीं दिए। करते। आप ये सबका हम धर्मादार आप हम इसी तो नहीं करते। अरे इसी सनातन में हम कहा करते जाता है हैं। कि वसुधैव कुटुंबकम हम और नहीं- सर्वधर्म समभाव। हम यही कर सनातन की है जिसका आप- अंत है हम न तो वो कह है रहे हैं ना संपूर्ण कि शाश्वत का अंत न वही सनातन है। राजनीति को प्रश्रय नहीं देते। तो क्यों करा? क्यों नहीं दिया आप आपने? मुसलमानों को आपने क्यों नहीं टिकट दिया? बताइए क्यों नहीं दिया देते। टिकट? क्यों नहीं टिकट हम दिया? धर्मादारी राजनीति तो क्यों नहीं करते। दिया? हम नहीं करते। अच्छा तो सर ठीक है रवि प्रताप जी, मुसलमानों को हमारा अगर एजेंडा टिकट साफ नहीं है। दिया बीजेपी ने तो आप ही आप का तो फायदा है वोट तो ना, आप ढोल आप ही रहा। का फायदा है। लेकिन- मुस्लिम वोटर्स लेकिन आपके ये- पाले में जाएंगे, एमवाई समीकरण साधना आसान रहेगा, क्यों बौखला रहे हैं? कोई ठीक है। समीकरण नहीं है, नहीं, वो ठीक इस है। देश के अभी नागरिक तो का अधिकार है। पायल वालों से एमवाई परहेज करेंगे। एमवाई लालू यादव तक क्यों समीकरण- जाते हो एमवाई भाई? समीकरण 32 तो साल आज की के सजा साथ लालू लेना। यादव को। ठीक है। 4 ठीक मुकदमे है। में सजा सुनील याफ्ता त्रिपाठी है। जी। 32 चलिए चलिए 32 साल की सजा लालू यादव को जाते हैं, जा करके यहाँ तलवे चाट रहे को नहीं देखा। कैसे आगे नहीं बढ़ पाएगी? फाइनल कमेंट। ठीक है। बैठे रहते ठीक है। क्या पाए? डिप्टी सीएम विवेक श्रीवास्तव जी। 14 तारीख को पता चल जाएगा। 14 तारीख को डफली बजाइए। कौन क्या बताएगा, किसका दिवाला गेम बनेगा, निकलेगा। किसका बिगड़ेगा, 14 तारीख को सब मालूम पड़ जाएगा। कोलंबिया लेकिन चले जाएंगे। सुनील त्रिपाठी जी, बेपसरा करने। ये पूरी जो फाइट चल रही है इस वक्त की, अभी हालांकि हमारे अतिथि आपस में ही भिड़े जा रहे हैं, लेकिन बिहार की जो फाइट है वो बेहद दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। बाहुबली भी मैदान में है। सुनील त्रिपाठी जी, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? जहां एक और अमित शाह आज शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देने पर तंज कसते हुए नजर आए, बरसते हुए नजर आए, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू की बात करें अगर, तो यहाँ पर भी तो बाहुबली मैदान में है ना। देखिए आरती जी, जिन बाहुबलियों की आप चर्चा कर रहे हैं, कोई राजनीतिक दल अछूता नहीं है जिसमें बाहुबली न हो। और बाहुबली पैदा कैसे हुए, जहां तक मुझे जानकारी है, पहले राजनेता जो थे वो छोटे छोटे अपराधियों को पालते रहते थे, गुर्गों को। उसके बाद जब उन अपराधियों ने देखा कि हम नेता के लिए काम कर रहे हैं, इससे बढ़िया हम भी राजनीति में आ जाएं। मैं जानता हूं दर्जनों लोग ऐसे राजनीति कूदे और कद्दावर नेता बन के पुलिस से अपनी जान छुड़ाए और समाज में अपना एक वैभव कायम कर लिया कि हम फला पार्टी से सांसद हैं, विधायक हैं। तो ये कोई पार्टी नहीं कह सकती है कि हमारे वहां अपराधी नहीं है या बाहुबली नहीं है। मैं आरपी सिंह जी एक बात जवाब देना चाह रहा हूं। आपने कहा वसुधैव कुटुंबकम, तो हम तो आज भी कहते हैं सर्वे भवन सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ठीक, लेकिन जो सिर सर तन से जुदा कहते हैं, जरा एक बार उनके ऊपर बोल दीजिए। तेजाब से नहलाने वालों तो वसुधैव कुटुंबकम करवा रहे हैं। अभी आप और कितने लोग तेजाब तो डलवाइएगा भाई? आपने देखा होगा, बताइए ना। अमीनाबाद में सर तन से जुदा नारे लगे, तो उनको कैसे हम अपने भाई माने या अपने भारतीय माने? आपसे ये मेरा सवाल है, कम से कम उनके खुल के बोलिए। मैं तो इस मामले मुसलमान की नुमाइंदगी नहीं करता, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात ये जानिए कि अरे, हमने कहा अरे, सब लोग हैं इस देश ये में। साहब- अगर आपको फिर वही बीच में आप आ गए, अरे, बच्चों फिर बीच में आप टपक पड़े, आप अपने समय पे आइए। समय झूठ बोलिएगा ठीक तो है, झूठ रहेगा। आप सभी अतिथियों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इमरान मसूद क्या है? तो देखिए, बिहार चुनाव की जो लड़ाई है, जो फाइट है, वो और अधिक इंटरेस्टिंग होती जा रही है। आज 24 अक्टूबर की तारीख से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चुनावी शंखनाद कर दिया है बिहार में, और अब ये जो लड़ाई है और अधिक दिलचस्प होती नजर आ रही है। महारैलियों का आगाज हो चुका है। देखने वाली बात होगी कि 14 नवंबर को कौन सी पार्टी दीपावली मनाती नजर आएगी। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत।